हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जिन बच्चों का आज एनटीपीसी का एग्जाम था तो आई थिंक ठीक है ना, अभी तो मेरे कुछ बच्चों से मैसेज आए थे लेकिन अभी मेरी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मेरी रेगुलर लगातार क्लासेस थी, तभी मैं बच्चों से बातचीत नहीं कर पाया। तो आई थिंक कल रात को भी मैंने एक हाँ क्वेश्चन नंबर आपका एक बोला 13 नहीं आया, ठीक है ना। एक बच्चे ने बोला सर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया। कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया तो अब आएगा ना, जिनका आंसर नहीं आया था अब आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे और आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है ना। 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने कर लिया बढ़िया बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग आज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन का हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तैयार हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बता दो हाँ सर हम तैयार हैं, ठीक है। चलो वो जो लास्ट के 4 क्वेश्चन थे उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जिनका आंसर आ गया था बढ़िया बात है, जिनका नहीं आया था उनके लिए और भी बढ़िया बात है। चलो भाई, तो ये आपको मैंने 3 या 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 आपका नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आएगा। अगर आपका अभी तक नहीं आया था आंसर तो अब आएगा। ओके, रेडी होना आप लोग सभी लोग? चलो यस रेडी, बिल्कुल। हम्म देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन आपका है सीएचएसएल 2011 में पूछा गया था। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया था। हम्म ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ ए का लिखा हुआ 120% बराबर है बी का 80% के बराबर है। तो हमने क्या कहा था, सिंपल से आपको क्या करना है, इनका रेशियो बना लेना है। देखो यहाँ पे परसेंट और परसेंट हो गया कैंसिल आउट, 120 और 80 हो गया। तो आप देखो 40 का टेबल आता है तो 2 बार आ जाएगा, ये 3 बार, यानी आपके पास एक कहानी आ जाएगी सर ये 3a बराबर क्या होता है 2b। याद रखना कभी भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा कि 3a बराबर कितना है 2b है, तो हमें क्या करना है, याद रखना a का मान आपका हो जाएगा 2 और ये जो b का मान है कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और b बराबर कितना आ जाएगा 2। हम यहां पे रख देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 3 + 2 कितना 5। और यहां पे देखेंगे ओके a का 3a आ जाएगा आपके पास में, b का मान 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो b माइनस ए आपसे बोला था, ठीक है ना, सवाल में बोला था b माइनस ए कितना होगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 में से गया कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाता 5 आ जाता। ओके आज मैं पहली बार क्लास अटेंड कर रही हूं तो आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देख लेते फटाफट से, सीएचएसएल 2014 का ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर लिखा था x का 8% y का 4% के बराबर है। तो देखो बच्चा परसेंट और परसेंट यहां पे हो गया कैंसिल आउट, 4 का टेबल आएगा 2 बार में, यानी आपके पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा ये क्या हो गया इसको, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में कितना आएगा, 4 का टेबल आएगा 2 बार में, तो यानी आप बोलोगे सर ये 2x है आपका, ये किसके बराबर है y के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे 1 होगा तो x का मान 1 हो जाएगा और ये y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब इस सवाल को मैं बता देता हूं फिर से आपको। 13 का नहीं आया था, कोई बात नहीं, 13 देख लो। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक बार मैं समझा दूंगा क्योंकि सवाल अच्छा है थोड़ा सा। ले रखा था आपको 8% ऑफ x और ये बराबर दे रखा था आपको क्या
4% ऑफ वाई के बराबर दे रखा है। ध्यान से एक बार देख लेना सभी लोग, सवाल में कोई दम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो यहां पे बेटा देखो, सबसे पहले हम ये आपका कैंसिल करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2x, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यानी x और y का रेशियो अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1:2 आएगा। अब सवाल में क्या बोला है आपसे, x का 20% है। आपसे बोला है क्या, x का 20% है। आपसे क्वेश्चन में बोला था कि x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा, आपसे ये बोला था। एक बार ऑप्शन पे जरा गौर करो। ऑप्शन आपके पास में क्या है, 10% ऑफ y है। पहला ऑप्शन आपके पास में है 10% ऑफ y, 10% ऑफ y है। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है, अगला ऑप्शन यहां पे देखेंगे तो कितना है आपका, 16% ऑफ y है। अगला ऑप्शन आपके पास में 16% ऑफ y है। एक बार देख लो जरा, सवाल थोड़ा ठीक सा है। ठीक है ना, ऑप्शन में आपको परेशान कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आपके पास है 40% और 80% ऑफ y। ये कितना आपका, 40% ऑफ y है और एक आपका है 80% ऑफ y है। ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं x का 20% किसके बराबर होगा, क्लियर है। तो अब अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं x का 20% करता हूं तो यहां पे देखो x का वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं 1 है और यहां पे y का मान अगर मैं 2 मान लेता हूं, तो ये जरा मुझे बताओ x का 20% कितना आएगा, यानी 1 का 20% कितना आएगा। तो 1 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/5। ऑप्शन को चेक करो, 10% ऑफ y, ये y का मान 2 है तो 2 का 10% निकालो जरा, तो 2 का 10% कितना आ जाएगा, 0 0, 2 से कैंसिल करेंगे कितना, ये भी आपका 1/5। तो दोनों 1/5 5 बराबर हो गए, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा, 10% ऑफ y। समझ नहीं आया सर, बेटा इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल करना 2 बार में, 2x बराबर y है, x को यहीं रहने दो, यहाँ पे 1 है, y का मान नीचे, तो x बटे y 1/2, यानी x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया। ठीक है ना। तो x का मान 1 है तो x का 20% क्या होगा, 1 का 20% क्या हो जाएगा, 1/5। ऑप्शन में रख के देख लो y का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। 13 नंबर हो गया क्लियर। आगे आ जाओ 14 नंबर, एफसीआई का सवाल है 2012 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला था 72, आपसे बोला है सवाल में 72 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है। अब देखो 72 हो गया, कितने किलोग्राम का, 3.6 किलोग्राम का। बच्चा ये किलोग्राम है और ये क्या है आपका, ग्राम है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर अगर आपके सामने ग्राम लिख रखा है, इसको भी हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। परसेंट निकालना मतलब 100 का गुणा करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये आपके सामने आएगा 72 और ये कितना आ जाएगा, 10 का गुणा होगा तो डेसिमल खत्म, कितना आएगा 36, 36 से काट देना सर, कितना आएगा 2% आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2% आपका आंसर आ जाएगा। 2% इज द राइट आंसर। एक बच्चा 22 बोल रहा है भाई, 22 तो गलत है यार मेरे भाई, ऐसा मत बोले यार, है ना, 22 तो गलत है। तो 2 का कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, x का 10% बराबर है y के 15% का 3 गुना है। मतलब x का जो 10% है, x का 10%, यानी इसका मतलब है कि x का जो 10% है ये आपको दे रखा है और y का कितना है 15%। तो y का कितना है आपका 15% है, y का क्या 15% का 3 गुना है। 3 गुना कौन है बच्चा, 3 गुना कौन है, तो 3 गुना ये वाली वैल्यू आपकी क्या है 3 गुना। अगर ये वाली वैल्यू 3 गुना है तो हम इसको 3 गुना करेंगे दोनों को बराबर करने के लिए, यानी हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंट से परसेंट हो जाएगा। 5 का टेबल आता है 2 बार में, 5 का टेबल आता है 3 में, यानी आपके पास आ जाएगा 2x बराबर कितना आएगा 9y, यानी x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, तो बच्चा आ जाएगा 9/2। क्या आ जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा 9/2 आपका आंसर आ जाएगा। सर कौन सा ऑप्शन, बी को लॉक कर देना, 9:2 आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये वाली वैल्यू इसका 3 गुना है, तो काफी सारे बच्चे इसको 3 गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर दिखाना है तो जो कम है उसमें गुणा करते हैं हम हमेशा। बात समझ में आई। जैसे मान लो तुम्हारी उम्र मान लो 20 साल है, मेरी मान ली चलो मैंने कहा 40 है, तो तुम मुझसे आधे हो ना, क्या हो तुम मुझसे आधे हो, तो तुम्हारे अंदर 2 में गुणा करेंगे तब तुम मेरे बराबर आ पाओगे। बात समझ गए। मैं तुमसे 2 गुना हूं, तुम 20 साल के हो, मैंने कहा मैं 40 साल का हूं, मैं तुमसे 2 गुना हूं, लेकिन अगर हम दोनों को बराबर करना है तो तुम्हें 2 गुना करना पड़ेगा बराबर में आने के लिए। ठीक है मेरे भाई। चलो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे भी बेसिक क्वेश्चन थे। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन को टाइप वाइज,
ठीक है ना। आज हम टाइप वाइज क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं कि क्वेश्चन में आपके कौन कौन तरीके आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सब का हम डिस्कशन यहां पे करने वाले हैं। तो तैयार हो सभी लोग, बताइए। ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सारे कॉन्सेप्ट आपके हम क्लियर कर दें यहाँ पे। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दें, ये हमारे पूरे का पूरा कोशिश रहेगी। चलो, यस सर, यस यस, क्लियर है। चलो ठीक है ना, तो पहला टाइप हम लोग जो पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के अंदर, जो हम लोग पहला टाइप पढ़ने वाले हैं वो टाइप आपका होगा मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, कौन सा बेस्ड? मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ने वाले हैं कि मेंसुरेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। ओके भाई मनोज, चलो तो पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले, याद रखना, टाइप नंबर 1। ठीक है ना, ये आपका टाइप 1 होगा, यहाँ पे आप सभी लोग लिख लेना टाइप 1। ठीक है ना, टाइप नंबर 1 हम जो पढ़ने वाले यहाँ पे, ये टाइप नंबर 1 क्या होगा? तो टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। कौन से बेस्ड? मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल परसेंटेज में कैसे सॉल्व होते हैं वो आपको यहाँ पे कराने वाला हूं, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, टाइप नंबर 1 कौन सा होगा? मेंसुरेशन बेस्ड, यानी कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड कैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और आते ही आते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आते ही है सर, आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में कैसे आते हैं वो हम करने वाले हैं। और अच्छी बात क्या होगी, जो भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, है ना, अब आपको जो मैं आप पे पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में आपको दे दूंगा। मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मैं इसका डिस्कशन करूंगा, इसके डिस्कशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका मैं आपको सीधा सीधा आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है ना, तैयार हो सभी लोग पढ़ने के लिए? बताइए जरा, सभी लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, ठीक है, जीडी वगैरह सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी, उसके अलग से बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जीडी का पार्ट यहाँ कवर हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, प्रैक्टिस बैच मेरा नया आया है तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, मात्र 99 रुपीज में बैच है। तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, कंबाइंड क्वेश्चन की करनी है, तो आप वो वाला बैच ले सकते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, लिखा है किसी आयत की लंबाई को आपने 40% बढ़ा दिया, ध्यान से सुनना पहले, चौड़ाई को आपने 20% क्या किया? घटा दिया। आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, आप कहोगे सर सीजीएल 2020 का एग्जाम तो हुआ नहीं है, बच्चा ये पेपर आपका 19 का है। ठीक है ना, 2019 में जो पेपर हुआ था वहां का ये सवाल है। ठीक है ना, 20 में पेपर हुआ था 2019 सीजीएल का, यहाँ पे 19 लिख लेना, वरना आप लोग हमको जीने नहीं दोगे सर, कहोगे सर पेपर आउट करा दिया आपने। ठीक है, हाँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप का काम करेगा पूरा का पूरा, एक्स का सिलेबस ही अलग होता है। चलो शुरू करें। देखो देखो बेटा, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई। ठीक है ना, बहुत प्यार से समझना, हाँ ठीक है ना, सुनना ध्यान से। मैंने कहा एक आपका आयत है, क्लियर है, मैंने कहा एक आपका आयत है। तो देखो हम एक काम करते हैं, आयत को भी क्या करते हैं हम, ठीक है ना, 2-3 तरीके से आपको बना दूंगा, बिल्कुल आंसर देने की भी जरूरत नहीं है ना, मुझे पता है आंसर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी निकाल सकते हो, हम भी निकाल सकते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। देखो तो देखो एक काम करते हैं, हम एक ऐसा आयत मानते हैं, मैंने कहा इसकी लंबाई को मैंने 10 मान लिया, लंबाई को भी 10 मान लिया, चौड़ाई को भी 10 मान लिया। आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान लिया आपने, है ना, ऐसे कैसे मान लिया? तो याद रखना, जो बच्चा स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी एक प्रकार का आयत होता है, यानी एक आपका क्या होता है, एक जो आपका वर्ग होता है, वर्ग भी आपका एक प्रकार का क्या होता है? आयत होता है। वर्ग आपका क्या होता है? एक प्रकार का आयत होता है। ठीक है ना, वर्ग भी क्या होता है? एक प्रकार का आयत होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है बस। तो हमने क्या किया, एक ऐसा लंबाई मान लिया 10 मान ली, चौड़ाई भी क्या मान ली 10। तो आपको पता है ये इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो जाएगा L इंटू में B, यानी कितना हो जाएगा ये 10 इंटू में 10, और 10 इंटू 10 का मतलब हो गया कि इसका जो एरिया आ जाएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका एरिया आपके पास में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा आपके पास में? 100। अब आपने क्या किया, लंबाई को 40% बढ़ाया है, मैं भी समझा रहा हूं, मैं 3 तरीके से बता दूंगा। अरे काहे की बेइज्जती है। देखो आपने क्या किया, लंबाई को 40% बढ़ाया है, लंबाई को आपने 40% बढ़ाया, यानी इस बार अब क्या होगा, ये लंबाई ज्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई। आपने क्या किया, लंबाई को 40% बढ़ा दिया,
तो जब आप लंबाई को 40% बढ़ा रहे होगे, तो लंबाई आपकी पहले कितनी थी 10, और 10 में 40 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। यानी अब ये लंबाई कितनी हो गई आपकी 14 हो गई, लंबाई कितनी 14 हो गई। चौड़ाई का आपने क्या किया, चौड़ाई 20% कम कर दी, यानी चौड़ाई अब कितनी हो गई आपकी, तो रह गई कितनी, तो आपका पहले 10 था चौड़ाई, अब 10 से कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया आपका ये 8 हो गया। तो अब इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चा, अब इसका हम एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 इंटू 8, और 14 इंटू 8 कितना होता है 112, कितना होता है 112 होता है। तो पहले एरिया मेरे भाई कितना था 100 था, अभी कितना हो गया 112, तो एरिया कितना बढ़ गया 12% बढ़ गया, कितना एरिया बढ़ गया 12% बढ़ गया, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल हाँ ओके प्रीति कुमारी, क्लियर है। तो आपने देखा A1 देख लिया, A2, तो आपका बच्चा जो A2 आएगा वो कितना आएगा 112 आएगा, A2 कितना आएगा 112 आएगा। यानी एरिया का अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो एरिया आपका कितना 100 से हो गया 112, आप बोलोगे सर 12% बढ़ गया था, यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बताओ क्या सभी को समझ में आ गया, हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें की है, सबको समझ में आ गया क्या। ठीक है ना, ये हो गया तरीका नंबर 1। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मुझे एक ही तरीके आते हैं, टेंशन मत लेना तुम, है ना। सवालों को देख करके गंदी नजरों से तुम इनको उड़ा दोगे, इस बात की गारंटी मेरी है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया तरीका नंबर 1, क्लियर है। दूसरा तरीका देखें, दूसरा जुगाड़ लगाएं। चलो फिर आते हैं दूसरे जुगाड़ पे। एक तो तरीका आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब आते हैं हम तरीका नंबर 2 पे, अब आते हैं हम तरीका नंबर 2 पे, वे नंबर 2। ठीक है ना, वे नंबर 2। अब दूसरा तरीका इसमें हम क्या लगा सकते हैं, दूसरा तरीका क्या लगा सकते थे, 14 कैसे आया, इसको भी तो रेशियो, अरे भैया सब बता रहे हैं तुम लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, अरे बहुत गंदी बात है। 14 कैसे आएगा भैया, तुम इसको 40% कौन बढ़ाएगा, हम बढ़ाएंगे क्या, इसको 40% कौन बढ़ाएगा, हम बढ़ाएंगे क्या, नहीं तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तुमको ही बढ़ाना पड़ेगा। रेशियो से भी लगा सकते हैं, मतलब यार तुम लोग हद होती है, हद मतलब समझते हो ना, एक बेहद है तुम। मैंने बोल दिया कि खत्म हो गया क्या, अभी बता रहा हूं ना, मैं आंसर निकाल दूंगा, देख के बोलूंगा 4 इंटू 8 हो गया, आपके पास में आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा, कहोगे सर ये क्या कर दिया। धैर्य तो रखो, सब बता रहा हूं ना, जितने तरीके बन सकते हैं मैं सब बता देता हूं। ठीक है ना, रुको तो सही तुम। हाँ, तरीका नंबर 2 देखो ध्यान से, तरीका नंबर 2 आपको मैं सिखाने वाला हूं रेशियो मेथड। ठीक है ना, हाँ तरीका नंबर 2 आपका क्या होगा, रेशियो मेथड होगा। नहीं तो मैं कमेंट किसी का पढ़ूंगा नहीं, फिर मैं ऐसे ही पढ़ाता चला जाऊंगा जो मुझे लगेगा सही। ठीक है ना, तो मैं अगर कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो हो सकता है किसी बच्चे को जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों की वजह से मैं नहीं चाहता उसके जो प्रॉब्लम है वो छूट जाए। चलो देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड तरीका, देखो बच्चा ये 40% का मतलब क्या होता है, पहले आप समझना, ये 40% का मतलब क्या होता है, 40% वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो 40% का मतलब होता है क्या 2/5। इसका मतलब क्या होगा, 2/5 का मतलब है कि पहले आपकी लंबाई अगर 5 थी तो 5 में 2 बढ़ गई, 5 में 2 बढ़ गई। क्लियर है, ये क्या हो गया 5 में 2 बढ़ गई। यानी अगर हम यहां पे बात करेंगे लंबाई की और यहां पे बात करने वाले चौड़ाई की, तो लंबाई पहले अगर 5 थी, ठीक है ना, लंबाई पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है 7 हो गई है, 5 से कितनी हो गई 7 हो गई। चौड़ाई आपकी 20% घट गई है, तो चौड़ाई 20% घटने का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5। क्या होता है ये 1/5, ये 1/5 घटने का मतलब है कि चौड़ाई आपकी पहले अगर 5 थी तो अभी कितनी हो गई है, 5 में घट के कितना हो गया 4 हो गई, कितनी हो गई 4। आपको पता है एरिया क्या होता है, अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 इंटू 5 कितना था, पहले एरिया आपका कितना था 25 था, और अभी कितना हो गया 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 हो गया। यानी पहले एरिया तुम्हारा 25 था और अभी कितना हो गया 28 हो गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर, आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम करो, इसको 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये 100 बन जाएगा, और 4 से गुणा करते ही कितना बन जाएगा 100, और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई 112। अब देखो कोई भी वैल्यू हो, कोई वैल्यू 100 से जितना कम या ज्यादा होती है उसी को उसका हम परसेंटेज कह देते हैं। तो 100 से एरिया हो गया 112, तो आप बोलोगे सर कितना बढ़ गया, ये आपका 12% बढ़ गया। ये क्या हो गया 12% बढ़ गया, और ये आपके सवाल का प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बताओ जरा, क्या आपको ये तरीका भी समझ में आया क्या, क्या आपको ये तरीका भी समझ में आया क्या। ठीक है ना, ये आपका होगा बच्चा एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका एरिया नंबर 1 A1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या A2 हो जाएगा। तो एरिया 1 कितना था 25 था 28 था, आप ऐसे भी निकाल सकते थे 3 बढ़ेगा 25 पर, ऐसे भी निकाल सकते थे। 4 का गुणा मैंने इसलिए किया कि 100 बन जाए, और 100 से कोई वैल्यू कम या ज्यादा उसी को उसका हम परसेंटेज कह देते हैं। ठीक है,
ये हो गया तरीका नंबर 2, जो रेशियो मेथड वाले बच्चे है ना, जो ऐसे मेंढक उछल रहे थे, ये उनके लिए था। ये उनके लिए था, ठीक है ना। अब आते हैं तरीका नंबर 3, है ना। इतने जुगाड़ है मेरे पास है ना कि तुम इस सवाल का आंसर देख के उड़ा देते हो, उड़ा के देख सकते हो, ठीक है ना। कौन सा मेथड बेस्ट है, जो आपका आने वाला वो बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, वो आने वाला जो है आपका बेस्ट मेथड है। अब देखना यहां पे पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर उस तरीके को मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या यहां पे यूज करना है, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट लिखना है यहां पे, कॉन्सेप्ट। तो यहां पे अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत प्यार समझना कॉन्सेप्ट क्या है। तो दुनिया में, जिंदगी में, मैथमेटिक्स के टर्म में कभी भी, ओके दिग्विजय कुशवाहा मेरे भाई, प्रणाम आपको भी, हाँ हाँ मुझे भी प्रणाम, जो तुम लोग अपना टाइम दे रहे हो यहाँ पे। हाँ सर फर्स्ट वाला समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, अरे ट्रिक उक सब आ जाएगी यार, धैर्य तो रखो तुम, है ना, ठंड रखो थोड़ा सा। चलो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से बच्चा। कभी भी आपके पास में जिंदगी में, कभी भी आपके पास जिंदगी में, अगर याद रखना, अगर आपको कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी 2 वैल्यू का प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाँ कोई भी 2 वैल्यू का प्रोडक्ट अगर आपका तीसरा वैल्यू हो, कभी भी 2 वैल्यू का प्रोडक्ट कभी भी अगर तीसरा वैल्यू हो जाए, ध्यान सुनना, मैंने कहा कभी भी 2 वैल्यू का प्रोडक्ट अगर आपका तीसरा वैल्यू हो जाए, और सवाल में कोई भी एक मेथड से बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना, कोई भी एक मेथड पढ़ाओ तो मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। जो मुझे लगेगा सही है वो मैं लगाऊंगा, वो तुमसे भी लगवाऊंगा, तुमको भी लगाना है, ठीक है। मैंने कहा दुनिया में कभी भी 2 वैल्यू का प्रोडक्ट अगर आपको तीसरा वैल्यू मिलता है, ठीक है ना, 2 वैल्यू का प्रोडक्ट तीसरा वैल्यू, और ये कहता है कि तीसरे वैल्यू में कोई चेंज ना हो, कहता है भैया तीसरे वैल्यू में क्या हो जाए, कोई चेंज ना हो, यानी नो चेंज। क्लियर है, क्या कहता है आपसे, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन ना हो, यानी ये वैल्यू क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, ये वैल्यू क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। ध्यान से सुन लेना पहले, ये कॉन्सेप्ट आपका कम से कम 7 से 8 चैप्टर में चलता है, कम से कम मैथ्स में, ठीक है ना, 7 या 8 चैप्टर में यूज होता है ये, ठीक है ना। तो मैंने कहा अगर सी में कोई चेंज ना हो यानी अनचेंज रहे, या फिर ये कहता है सवाल में ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहे, ये वाली वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि स्थिर रहे। अगर ये वाली वैल्यू स्थिर रहती है तो, अगर ये वैल्यू आपकी स्थिर रहती है तो बच्चा यहां पर ए और बी में कुछ चेंजेस होते हैं, ए और बी में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं कि अगर आपका फिर इस कंडीशन में अगर आपकी ए की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बच्चा बी की वैल्यू क्या होगा, घटना पड़ेगा, बी की वैल्यू को घटना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है। बात समझ में आई, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा तो हम जिम्मेदार है उसके, ठीक है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो हम जिम्मेदार है उसके, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। लेकिन आपने अगर कसम खा ली है कि नहीं मुझे यही मेथड पढ़ना है, तो बच्चा एक मेथड पर पूरी मैथमेटिक्स नहीं चलेगी, समझ में आई ना मेरी बात। अगर किसी ने बोल दिया कि हम रेशियो परसेंटेज मेथड से खत्म कर देंगे, मेरे सामने लाके खड़ा कर देना, 2 मिनट में उसका ऐसे तैसे करके रख देंगे, ठीक है ना, इतना मुझे पता है, 5 साल से पढ़ा रहा हूं यार, तो पढ़ लो। क्लियर है, मैंने कहा अगर ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बी की वैल्यू को घटना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर से समझो, जैसे मान लो आपको घर से अभी तक 100 रुपए मिलते थे, सपोज करना आपको घर से 100 रुपए मिलते थे, तो आपको मान लो कि पेट्रोल की कीमत, मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है पेट्रोल की कीमत मान लो तब 20 रुपए लीटर थी। मैंने कहा अगर आपको देखो पेट्रोल की कीमत अगर 20 रुपए लीटर थी, तब आपको कितना, 5 लीटर पेट्रोल मिलता, तो आप क्या, ठीक है ना, या फिर चीनी मान लेते, दूध मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं। क्लियर है, मैंने कहा ये दूध का प्राइस था, ये क्या था, दूध का रेट था, 20 रुपए लीटर था, और तुम्हें 5 लीटर दूध यानी क्वांटिटी थी, मात्रा थी, तुमको 5 लीटर मिलता, तो 100 रुपए में तुम्हें कितना लीटर, 5 लीटर मिल जाता। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनना, अगर रेट आपका 20 से हो जाए 25, मतलब रेट आपने क्या किया, बढ़ा दिया, रेट आपने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। देखो प्राइस आपका क्या हो गया, ये वैल्यू बढ़ गई, तब आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा, 4 क्वांटिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका 100 का 100 ये बरकरार रहेगा, ये ठीक है ना, बरकरार रहेगा। इसका मतलब है कि अगर a इंटू बी का प्रोडक्ट कोई तीसरा वैल्यू होता है और ये अगर कांस्टेंट रहेगा, तो कीमत अगर आपकी बढ़ेगी तो क्वांटिटी आपकी घट जाएगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। क्लियर है, तो यानी आपका प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। अगर मान लो आपका प्राइस घट जाता, यानी ए की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी, कम होगी, तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बी की वैल्यू क्या हो जाती है, तब आपकी बढ़ जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। ये रूल हम कब लगाते हैं, ये रूल हम कब लगाते हैं,
अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा। ये आपका किस रेशियो में बढ़ता घटता है वो हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। ये किस रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा, कम से कम मैथमेटिक्स का 10 चैप्टर में इसका यूज होता है, 10 चैप्टर में यूज होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां यूज होता है। क्लियर है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं कौन सा, तो इस मेथड का हम नाम देते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम यूज करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल का। किसके लिए, हम इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टेबल का यूज करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल का यूज करते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल का यूज करते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल का हम लोग यूज करते हैं। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल होती क्या है, ठीक है ना, ये आपका अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको पढ़ा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल का यूज करते हैं। अभी आई थिंक होती क्या, ये टेबल होती क्या है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं हम, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। ध्यान सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार समझना। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे ए है और यहां पर बी है, ठीक है ना, ए और बी है, या फिर आप ऐसे देख लो, अगर आपकी वैल्यू किस रेशियो में आपकी इंक्रीज हो जाए, किस रेशियो में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए और किस रेशियो में आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ये आपको रेशियो दर्शाता है, ठीक है ना, ये आपका क्या दर्शाता है, रेशियो दर्शाता है, ठीक है ना। टॉपिक क्या है, टॉपिक आपका चल रहा है, ये बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है ना, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जिसमें आपका मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहा हूं, बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, है ना, कि मुंडी में तुम्हारी 8 हड्डियां होती हैं, यहाँ हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती है, सब मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है ना। सुनो, इंक्रीज करने का मतलब ये वैल्यू किस रेशियो में आपकी इंक्रीज होगी और डिक्रीज का मतलब है किस रेशियो में आपकी डिक्रीज होगी, तो इसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बोलते हैं या फिर सीपीआर मेथड बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से क्या होता है, ठीक है ना, ये होता क्या आपके पास में, देखो भाई, अगर आप किसी वैल्यू को एक रेशियो से, अगर आप किसी वैल्यू को एक रेशियो से अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 रेशियो से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी वैल्यू को एक रेशियो बढ़ाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 रेशियो डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, सब मैं रीजन बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना। क्लियर है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। अगर मैं कहता हूं किसी वैल्यू को मैं 1/2 से, अगर आप 1/2 से उसे इंक्रीज करते हो, 1/2 से इंक्रीज करते हो तो आपको 1/3 से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप किसी वैल्यू को 1/3 से इंक्रीज करते हो, क्लियर है, 1/3 से इंक्रीज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। रिलेशन क्या होता है बच्चा, कि अगर आप किसी भी वैल्यू को, याद रखना ये कॉन्सेप्ट कहां कहां यूज होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप परेशान नहीं करना, सुनते रहना बस, ठीक है ना। इंक्रीजिंग टेबल की मैं बात करूं, अगर आप किसी वैल्यू को, आप देखो ध्यान से, n/x रेशियो में अगर आप बढ़ाते हो, किसी भी वैल्यू को अगर आप n/x रेशियो में बढ़ाते हो तो कितने से घटाना पड़ेगा, कितने से घटाना पड़ेगा, तो बच्चा आपको हमेशा n/n+x रेशियो से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है ना। n/x रेशियो से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कैसे, क्यों, कहां, सबका जवाब दूंगा मैं, ध्यान से सुनो बस तुम अभी। क्लियर है। अच्छा मान लो यहां पर, मान लो यहां पर मैं किसी भी वैल्यू को 2/5 रेशियो से घटा देता हूं, मैंने कहा 2/5 रेशियो से मैं अगर बढ़ाता हूं तो कितने से घटाना पड़ेगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 का 2 एट लिख देंगे, जैसा पहले था वैसा लिख देंगे, और 2 + 5 कितना, 7, यानी 2/7 से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, 2/7 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 नहीं लिखेंगे हम, 1 नहीं, क्लियर, ऐसा नहीं होगा 1 ही आएगा, यहां पे 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। मान लो मैंने कहा किसी वैल्यू को आपने अगर 3/8 से बढ़ा दिया, 3/8 से बढ़ाया तो कितने से घटाना पड़ेगा बच्चा, तो 3/11 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर है, 3/11 से घटाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। 2/6 नहीं होगा बच्चा, 1 नहीं बढ़ेगा, ये 2 है तो 2 बढ़ेगा, 2 का 2 लिखेंगे हम, 2 और 5 7 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। ये 3 का 3 लिख देंगे, 3 और 8 कितना, 11 से घटाना पड़ेगा। तो आप किसी भी वैल्यू को याद रखना, अगर आप n/x से, अगर आप उसे n/x से इंक्रीज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वैल्यू को n/x+1 से क्या करना पड़ेगा, इसे डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसे डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का जो हम यूज करते हैं,
इस कॉन्सेप्ट का जो यूज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज टेबल का जो हम यूज करते हैं वो कहां पे करते हैं? इंक्रीज डिक्रीज टेबल मैंने आपको बता दी है, तो इसका हम लोग यूज कहां कहां करते हैं, ये जो आपको मैंने बताई है इंक्रीज डिक्रीज टेबल कहां कहां यूज करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। कहां कहां करते हैं तो आपको मैं सिखाता हूं कहां कहां यूज करते हैं। तो इसका बेटा देखो यूज कहां कहां करते हैं। पहला इसका देखते हैं हम यूज कहां कहां करते हैं। इसका हम लोग जो यूज करने वाले वो कहां कहां करते हैं, तो इसके मेनली दो यूजेस आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके मैं दो यूजेस आपको पढ़ाऊंगा, कहां कहां यूज करने वाले दो यूजेस आपको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। यूजेस, इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं हम, यानी कि इसका प्रयोग कहां करेंगे। ये जो आपकी टेबल है इसको हम लोग कहां कहां प्रयोग करेंगे वो आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। कहां कहां प्रयोग करते हो आपको मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, कहां कहां यूज करते हैं। पहला यूज देखो, जब भी कभी आप, ठीक है ना, जब कभी आप किसी एक वैल्यू को आप अगर बढ़ा दो, किसी एक वैल्यू को आप बढ़ा दो और बढ़ाने के बाद आप चाहते हो कि फिर वहीं पे वापस आना हो, तो हम इस मेथड का यूज कर देते हैं। कहोगे सर कैसे, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है ना। मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका जो बॉस है आपसे खुश हो गया, बोला एक काम करो तुम्हारी सैलरी जाओ 30% बढ़ गई, तुम्हारी सैलरी क्या हो गई 30% बढ़ गई, ठीक है ना। लेकिन आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे हो गया आपका बॉस बड़ा क्या हो गया, आपसे गुस्सा हो गया, बोला एक काम करो बेटा जहां पे तुम पहले काम करते थे ना जिस पैसे पर, उसी पर काम करो। बात समझ में आई कि नहीं। मान लो मैं कह रहा हूं तुम यहां पर हो, मैंने कहा मान लो तुम्हारी अभी सैलरी, मैंने कहा 100 रुपए, बहुत प्यार समझना, मैंने कहा अभी तुम्हारी सैलरी मान लो 100 रुपए पर तुम काम कर रहे हो, 100 रुपए पर काम कर रहे हो। तुमने कोई बढ़िया सा काम कर दिया, बहुत ही बढ़िया सा काम कर दिया, और तुम्हारे मालिक ने बोला एक काम करो भैया तुम्हारी सैलरी हमने कहा 25% मैंने बढ़ा दी, तुम्हारी सैलरी उन्होंने कहा 25% बढ़ा दी, तो अब तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो अब आपकी सैलरी हो जाएगी यहां पे 125 हो जाएगी। अब तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई बच्चा, 125 हो गई। क्लियर है, अब तुम्हारी सैलरी क्या हो गई 125 हो गई। लेकिन आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपका मालिक आपका हो गया उदास, उसने बोला बेटा तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल, तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल। अब कहेगा जितने पर तुम पहले काम करते थे ना उतने पर काम करो, मतलब एक बार तो तुमको चढ़ाया, अब बोला बेटा तुम उतर आओ, है ना। अब बोलेगा तुम क्या करो यहां से नीचे आ जाओ, जितने पे काम कर रहे थे अब उतने पर काम करो। तो क्या तुमको 25% नीचे कम करना पड़ेगा, नहीं। क्या आपको 25% कम करना पड़ेगा, नहीं। क्यों, तो आपका जब हम यहां से वैल्यू बढ़ा रहे थे तब आपका बेस कितना था, 100 था। अब आपका बेस बढ़ चुका है, अब बेस अगर बढ़ेगा तो 25 से कम तुम्हें घटाना पड़ेगा। बात समझ में आई। तब तुम्हें कितने की कमी करनी पड़ेगी बच्चा, यहां से यहां तुमको वापस आना है। अगर तुम्हें यहां से यहां वापस आना है तो तुमको 20% घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 20%, क्योंकि इस वैल्यू का 20% कितना होता, 25 होता, तो आप यहां पे वापस पहुंच जाओगे। बात समझ में आई क्या सबको, बात समझ में आई क्या। तो यही मैं आप बताने वाला हूं कि जब किसी वैल्यू को आप बढ़ाते हो और बढ़ा के तुम्हें वापस घटाना है तो इस तरीके का हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है ना। ये दोनों तरीके का साइकिल चलेगा, पहले बढ़ा के घटाओ या घटा के बढ़ाओ, दोनों बात सेम होगी। क्लियर है। इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज टेबल लगाना, डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज टेबल लगा देना, आपका आंसर हमेशा आएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपकी वैल्यू को, बेस वैल्यू को बढ़ा दे, फिर बोलेगा बेटा नीचे उतर आओ, तब आपका यूज करेंगे। या फिर पहले कहेगा तुमने कोई गंदा काम कर दिया, नीचे गए, फिर अच्छा काम किया, फिर ऊपर आना है, तो अभी इंक्रीज डिक्रीज टेबल का हम यूज कर रहे होंगे। क्लियर है। देखो 25% का मतलब क्या था, 1/4। अगर तुम्हारी सैलरी 1/4 बेटा बढ़ी है तो तुम्हें कितने से घटाना पड़ेगा, 1/5 से डिक्रीज करना पड़ेगा। और 1/5 का मतलब क्या होता है, क्या 20% नहीं होता था, होता था ना, बिल्कुल होता था। बताओ 20% कैसे हुआ, अब समझ में आया क्या 20% कैसे हुआ। भाई तुम्हें क्या करना है, 125 से 100 पे आना, तो कितना घटाना पड़ेगा, 25 किससे, 125 से, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 25 का कितने गुना, 5 गुना, 5 से कैंसिल करना कितना आएगा, 20% ही तो घटाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से यहां जाना है तो तुमको 25 बढ़ाना था, यहां से यहां जाना तो 20% ही घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा यहां पे बेस 100 था, अब ये बेस बढ़ चुका, बेस बढ़ेगा तो तुमको कम ही घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1/4 से बढ़ा तो 1/5 से घटा देना, यही तो आपको रूल मैंने सिखाया था। तो पहला रूल आपके पास में होगा, इसका जो पहला यूज होगा आपका, ठीक है ना, इसका जो पहला यूज होगा आपके पास में, ये पहला यूज आपके पास हो गया कि किसी वैल्यू को मान लो आपने बढ़ाया है तो उसको घटाने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है ना। या फिर आपने किसी वैल्यू को पहले घटाया है तो उसको बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे।
ठीक है ना। तो पहला यूज आपके पास में ये हो गया जो मैंने आपको समझाया, ये पहला यूज आपके पास ये हो गया जिसको मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास में पहला यूज हो गया, बात समझ में आई। दूसरा यूज क्या होगा, दूसरा यूज क्या होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा यूज क्या होगा आपका कि जब कभी आप किसी एक वैल्यू को, जब आप किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई, अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई आपको तीसरा नंबर मिल रहा हो, दो नंबर का मल्टीप्लाई तीसरा नंबर मिल रहा हो, और ये जो तीसरा नंबर है ये आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये आपका क्या रहे, ये आपका कांस्टेंट रहे, यानी स्थिर रहे, इसमें कोई बदलाव ना हो, अनचेंज रहे। क्लियर है। तो अगर आप इसको जिस रेशियो से बढ़ाओगे, इसको आप जिस रेशियो से बढ़ाओगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसी रेशियो से आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कम करना पड़ेगा। अगर आप क्या करोगे, इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर आप इसको बढ़ाते हो, अगर आप यहां पे मान लो इसको बढ़ाते हो, इसको सॉरी इसको घटाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, तब आपका ये अनचेंज रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है ना सर, मुझे टीचिंग सीखना है और मुझे मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है ना। ये वाला तरीका कम से कम 10 जगह पर काम करता है, 10 जगह पे कम से कम काम करता है। जैसे आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल बढ़ेगी समय घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, ठीक है ना। प्राइस और मात्रा हो गई, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा मात्रा घटेगी, मात्रा बढ़ेगी प्राइस घटेगा। बात समझ में आई क्या। ये सारी चीजें होती हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे जैसे अप्लाई करेंगे आपको बताता चलूंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया ये, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो ये बच्चा हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, क्या आपको मैंने बात समझ में आई क्या। अगर ए आपका इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, बी ए आपका डिक्रीज होगा तो बी आपका इंक्रीज होगा। ये बात आपको मैंने छोटी छोटी बातें मैंने समझाई हैं। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें अभी तक मैंने समझाई हैं। अब यहां पे देखते हैं जरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब यहां पे समझा रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चा क्या होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होगा, कॉन्सेप्ट 2 है, मान लो अगर सी में भी परिवर्तन होने लग जाए तो। ठीक है सर, मुझे समझ में नहीं आया। अब इससे ज्यादा तो मेरे पास एनर्जी भी नहीं है समझाने की, है ना। जितना मैं मतलब डाउन टू अर्थ हो सकता था उतना मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नहीं आया तो वीडियो को बाद में देख लेना यार। अब यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चे भी लाइव हैं, है ना, 1000 बच्चे लाइव हैं। अगर 990 को और 95 को समझ में आ गया तो 5 के लिए तो रिपीट नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वैसे भी आपको पता है बहुत ही कम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। हाँ क्लियर है। मान लो आपके सामने ऐसा दे दिया जाए, मान लो आपके सामने मैंने ऐसा दे दिया कि बच्चा a इंटू में b, मैंने कहा a इंटू में b बराबर c हो जाए, a इंटू b में बराबर क्या हो जाए, c में हो जाए। और मैंने कहा तीनों में परिवर्तन होने लगे, क्या होने लगे, इस बार तीनों में बदलाव होने लगे, ठीक है ना। मैंने कहा तीनों में बदलाव होने लगे तो क्या करेंगे हम लोग। मैंने कहा ये आपका कांस्टेंट रहे तो समझ गए, कांस्टेंट ना रहे तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा मान लो इसमें मैंने बच्चा x% का चेंज किया, मान लो मैंने x% का चेंज किया। चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अब परिवर्तन आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर हम यहां पे बात करेंगे b की, तो b में अगर y% का चेंज हो जाए, y का मतलब चेंज का मतलब होता है प्लस या माइनस, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं इसमें परिवर्तन आपका z% का हो जाए, इसमें आपका परिवर्तन z% का चेंज हो जाए, z का मतलब हो गया प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है ना। तो बच्चा सी में होने वाला परिवर्तन यानी कि चेंज इन सी, ठीक है ना, सी में होने वाला परिवर्तन, तो याद रखना सी में जो आपका चेंज होगा, सी क्वांटिटी में आपका जो चेंज होगा, यानी कि सी में जो परिवर्तन होगा, यहां पे लिखना आप सी में जो परिवर्तन होगा, तो सी में जो परिवर्तन होगा इसको हम लोग बच्चा क्या करेंगे, सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो बच्चा प्लस माइनस जेड बराबर क्या होगा, तो आपके पास होगा प्लस माइनस एक्स होगा, प्लस माइनस वाई होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करके निकाल लेते हैं कि तीसरे में चेंज कितने का होगा, तीसरे में चेंज कितने का होगा, हम इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल देते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। नवल पीके भाई, क्या पीके बोल रहे हो तुम बताओ। अगर कभी दो नंबर का प्रोडक्ट तीसरा नंबर हो, तीसरे में चेंज निकालना हो, तो एक्स यहां पे देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस दोनों का गुणा करके अपॉन में 100 कर लेंगे। प्लस कब यूज होगा, ठीक है ना, प्लस कब हम यूज करेंगे, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि वृद्धि को शो करेगा।
प्लस हम कब लगाएंगे, जब आपका ये वृद्धि को शो करेगा, ठीक है ना। प्लस का मतलब हम जब वृद्धि को लगाएंगे तो ये आपका शो करेगा, और माइनस आपको किसको दर्शाएगा, तो माइनस दिखाएगा आपको डिक्रीज को। माइनस का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कमी होगी। माइनस का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कि कमी को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर सी हो, सी कांस्टेंट रहेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। दोनों में अगर तीनों में चेंज हो जाए तो इसमें चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस दोनों का गुणा बटे में 100। बस अब देखो ये सवाल है ना। अब देखो जरा ये वाला सवाल देखो, तुमने तो पूरी थ्योरी पढ़वा डाली हमसे, है। चलो अब जरा देखते हैं इस वाले सवाल को, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं इस वाले सवाल को बच्चा, अभी जो मैंने आपको बताया। हाँ, अब इसे सवाल को वापस देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। अभी इस सवाल को वापस देखते हैं, जरा ये बताओ मुझे, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से, यही वाला सवाल था आपका पहला सवाल। हाँ बिल्कुल पहले क्वेश्चन में लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखो आपको पता है बच्चा, जो एरिया होता है क्षेत्रफल, मैंने कहा एरिया जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये क्या होता है, लंबाई हो गया और गुणे में क्या, चौड़ाई। यही तो होता है आपके पास में, यही तो होता है आपके पास में। अब देखो ध्यान से, लंबाई क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, ए इंटू बी बराबर सी का फॉर्म में दिखा, सी में परिवर्तन पूछा है, इसमें परिवर्तन जो पूछा है यानी x% आपसे बोला है, तो x% बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई में कितना चेंज है मेरे भाई, तो लंबाई आपकी कितनी बढ़ी है, तो लंबाई आपकी 40% बढ़ी है, लंबाई 40% बढ़ी है, और चौड़ाई में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, चौड़ाई में 20% की कमी हुई है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या कहता है, तो आप कहोगे सर ये 40 बढ़ा है तो प्लस का 40 हो जाएगा, ये 20 घटा है तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहां पे कितना आएगा, 40 इंटू में 20, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहां पे देखेंगे 0 0 हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास x% की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी, 40 में 20 गया तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, और 20 माइनस का 8 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 12%। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12% आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 12% आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सर डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं ना, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, ठीक है ना। इतना भी टाइम लगेगा नहीं, जिस मैं आपको प्रॉपर एक फ्रैक्शन की तरह लिख रहा हूं मैं, है ना। मुझे करना होता तो मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट दौड़ता, सर यहाँ का प्लस का 40 था, माइनस का 20 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 800 बटे 100। सर ऐसे सोचता हूं मैं, 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 और 28, 40 में से 28 को सर माइनस करते हैं, 12 आता है, आंसर हो गया, सवाल खत्म। महज आप इसको कितनी देर में, 2-4 सेकंड में निकाल सकते हैं, यकीन मानना 4 सेकंड में आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, तरीका नंबर 3, है ना। तो किसी एक तरीके पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको मैं कई सारे जुगाड़ बताऊंगा इसमें, ठीक है ना, कई सारे ओके। तो कई सारे जुगाड़ आपको बताऊंगा जिससे आपके मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा चेंजेस आएगा। बात समझ में आ गई, पहला सवाल समझ में आ गया। एक सवाल में कितना टाइम हो गया ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट था, देखो ध्यान से, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास में है, ये वाला, ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 बताया, ये फॉर्मूले का भी यूज आपका अपना होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपके पास में था, ये आपका पहला यूज हो जाएगा, ये वाला पहला यूज हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसको हम देखेंगे तो ये आपका पहला यूज हो जाएगा यहाँ पे, इसका दूसरा यूज भी देख लो, दूसरा यूज भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा यूज भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा यूज भी क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू ए है, याद रखना कोई वैल्यू ए है, और मैंने कहा इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ बढ़ा दिया या बढ़ा या घटा दिया मैंने x% का, ठीक है ना। तो कोई वैल्यू मान लो मुझे बी मिल गई, कोई वैल्यू मुझे क्या मिल गई, बी मिल गई। तो आपको दूसरा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि उसका फॉर्मूला मैंने बताया, उसका दूसरा यूज आपको कहां होता है, ठीक है ना। और मान लो बी से आप फिर तीसरी जगह पर कोई पहुंच गए, मैंने कहा आपने क्या किया, आपने ए को x% बढ़ाया, बी पे पहुंच गए, आपने x को x% बढ़ाया घटाया कुछ भी किया, बी पे पहुंच गए, और आपने बी में क्या किया, फिर से आपने मान लो यहां पे कुछ परसेंट घटाया बढ़ाया, और आप पहुंच गए सी पर। कहां पे पहुंच गए, सी पर। और मुझे मान लो ये निकालना है, मुझे निकालना है कि आपने ए से लेकर सी तक कितने परसेंट का चेंज किया,
कितने परसेंट का चेंज किया, तो हम क्या करते हैं, तब भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कौन सा? सक्सेसिव फॉर्मूला का लगा सकते हैं। सक्सेसिव का मतलब है लगातार वैल्यू में चेंज करना। पहले ए में आपने कुछ चेंज किया, बी में पहुंचे, बी में कुछ चेंज किया, सी पर पहुंचे, तो हमें अगर निकालना है, ठीक है ना, हमें निकालना है ए से सी में परिवर्तन, है ना। अगर मुझे निकालना है ए से सी में परिवर्तन, तो भी बच्चा हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी ए से सी में जाने में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने परसेंट का परिवर्तन, ठीक है ना, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, तो भी हम बच्चा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले का भी मैंने आपको 2 यूज बताए हैं, और आई थिंक ये दोनों यूज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, दोनों यूज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो हार्ड क्वेश्चन कीजिए, क्या बताऊं तुम्हें अब मैं। ठीक है ना। देखो अब क्या हो गया, ए की वैल्यू को आपने 50% बढ़ाया, ए को आपने 50% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, यानी सक्सेसिव 2 बार चेंज किया। सक्सेसिव 2 बार अगर आप चेंज करोगे, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में है ना, ये जो फॉर्मूला है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना, सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं इसे हम। स्पेलिंग सही है, सक्सेसिव चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला भी इसे कहते हैं हम, सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला भी ऐसे हम कहते हैं, ठीक है ना, सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला भी ऐसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, आपने क्या किया, एक वैल्यू थी, आपने उसको 50% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, तो यानी आपके पास जो नेट चेंज आएगा, है ना, जो आपको नेट चेंज मिलेगा या फिर टोटल चेंज मिलेगा या ओवरऑल परिवर्तन मिलेगा, वो कितना मिलेगा। आपने 50 बढ़ाया था सर, प्लस का 50 हो गया, आपने सर 30 घटाया है सर, माइनस का 30 हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहां पे कितना आएगा, 50 इंटू में 30 और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 खत्म हो गया यहाँ पे, और ये कितना आएगा, 50 में 30 जाएगा सर, ये आपका प्लस का 20 आएगा, माइनस का 15, सर आपका आंसर आ जाएगा 5%। यानी 5% कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब होगा क्या, वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5%। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर आपका वैल्यू निगेटिव आता है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। बताओ, तो 5% क्या हो जाएगा सर, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा 5% का। बोलो जरा, कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं आनी चाहिए थी। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सीडीएस 2019 का सवाल है, ठीक है ना। सीडीएस क्या है, 2000 सीडीएस का सवाल है 2019 का। लंबाई और चौड़ाई 20 और 10% बढ़ा दी गई, सर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। मेरे भाई आंख बंद करके मारोगे सर, 32% का परिवर्तन होगा। लेकिन ये आप कब कर पाओगे, थोड़ा बहुत आप चीजों को सीखने लग जाओगे तो, है ना। एरिया में चेंज पूछा है, एरिया में चेंज बच्चा, जो एरिया आपका होता है ये क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, यही तो होता है ना मेरे भाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। तो आपको निकालना है चेंज इन एरिया, है ना, एरिया में परिवर्तन आपको बताना है। तो बच्चा कितना होगा, ये आपका 20 बढ़ेगा सर, 20 बढ़ा दिया, ये आपका 10 बढ़ेगा सर, इसको भी हमने बढ़ा दिया, प्लस 20 इंटू 10 कितना हो जाता है, 200 और बटे में कितना सर, 100 आ जाता है। क्लियर है। तो 20 और 10 30, अब ये 0 0 घटेगा तो कितना, 2 और सर आपका आंसर आ जाएगा 32% का परिवर्तन। कितना आ जाएगा सर, 32% का परिवर्तन। परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। बताओ जरा, है ना, आप देख के बताओगे सर दोनों बढ़ रहा है, 20 और 10 कितना हो गया, 30, और 20 और 10 का गुणा कितना हो जाता है, 2, कितना, क्योंकि 0 0 खत्म, 2 और 32 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल देख के आंसर करोगे, ये सब लिखना नहीं है, ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मैं जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं तो ये आपके सामने मेंशन रहेगा, ठीक है ना, ये आपके सामने मेंशन रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4, मेंस 2019 का सवाल है। और देखो जरा ध्यान से, मेंस का सवाल है, क्या तुम इस सवाल का उत्तर नहीं कर पाओगे, क्या तुम इस सवाल का उत्तर नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, देखना ध्यान से। अब देखो यहां पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये कैसा है, ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में दी हुई है। तो जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में रहेगी तो आपको जो मैंने रूल नंबर 2 दिखाया था ना, रेशियो मेथड, उसको आपको बताएंगे, ठीक है ना, उसको बताएंगे। देखो लिखा गया तेल का मूल्य आपका 20% बढ़ जाता है। तो यहां पे देखो ध्यान से बच्चा, लिख रहा हूं मैं मूल्य यानी कि प्राइस, यहां पे लिख रहा हूं मैं प्राइस यानी कि क्या लिख रहा हूं मैं, मूल्य लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या लिखा, मूल्य लिख दिया, और आगे देखा खपत। तो खपत का मतलब हो गया आपके पास में क्या, तो ये आपके पास हो गया कंजम्पशन, ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन हो गया, यानी आपका हो गया खपत। यानी आप ये बताओ, आपको पता है एक बात बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कि जो प्राइस इंटू में कंजम्पशन होता है,
यानी प्राइस इंटू में कंजप्शन होता है, ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर, यानी खर्च के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर के बराबर होता है मतलब ये खर्च के बराबर होता है। आप तो इस बात को जानते ही हो भाई। मान लो किसी चीज का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है ना, 10 किलो खरीदोगे तो 1000 का खर्चा होगा कि नहीं, है ना, 1000 का खर्चा होगा कि नहीं, है ना। 85% तो गलत है, 8/1/3 होगा, ठीक है ना, वो गलत है, वो गलत है, अभी मैं चेंज कर दूंगा इसको, ठीक है ना, 8/1/3 सही है। अब देखो रेट आपका क्या हो गया बच्चा, 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5 का चेंज, यानी अगर आपकी वैल्यू पहले 5 थी तो 5 में 1 बढ़ जाएगा, मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। खपत देखो आपके क्या हो गई, कितना, 8/1/3% कम हो जाती है, ठीक है ना। तो 8/1/3 का मतलब क्या होता है, 8/1/3% कमी हो जाती है, इसका मतलब होता है मेरे भाई 1/12। क्या होता है ये, 1/12 की कमी। क्लियर है, कितने की कमी, 1/12 की कमी होती है। 1/12 का मतलब है कि अगर आपका खर्चा पहले 12 का था तो 12 में 1 कम, अब कितने का खर्चा हो रहा है, 11 का खर्च हो रहा है। कितने का खर्च हो रहा है, 11। तो यहां पे देखेंगे 12 और 5 कितना आ जाएगा, यानी आपका खर्चा पहले कितने का था, 60 का था, अब कितने का है आपका खर्चा, 66 का है। आपको बताना है ये कितने परसेंट आपका खर्चा बढ़ गया है। तो कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे सर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम निकालेंगे इंक्रीज परसेंट, कितना परसेंट बढ़ रहा है, सर आपका खर्चा 6 बढ़ रहा है। कितने पर मेरे भाई, 60 पर, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया सर, 6 से 6 भी चला गया, आपका आंसर आ जाएगा 10%। यानी आपका खर्चा क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा था, तो 10% से लॉक कर देंगे, 10% इंक्रीमेंट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10% की वृद्धि आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बताओ जरा, क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ, तेजी से कमेंट करके, हाँ सर हमें समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। बिल्कुल 10% आपके क्वेश्चन का सही जवाब। एक बच्चे ने बोला क्या सर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मेरे भाई फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई तीसरा नंबर भी है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अब फॉर्मूला में होगा क्या, आप जो है बिल्कुल फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपके पास में कितना फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास है 20 है, 20 का 20 लिखेंगे, ये कितना आपके पास है, ये आपका 25/3 है, 25/3 लिखेंगे, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500, और बटे में 3 आ जाएगा, 3 का मतलब 300 आ जाएगा। तो सर 0 0 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 25 और 5 30, 30/3। सर ये 30/3 कितना आपके पास में आएगा, अच्छा माइनस है ये, सॉरी ये क्या है, माइनस है आपका, ये आपका माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक माइनस आ जाएगा सर, और माइनस का मतलब कितना आएगा सर, 10 आ जाएगा, और 20 में 10 घटाएंगे सर तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव चेंज का जो फॉर्मूला होता है आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहोगे सर मैं बता दूं, तो सर बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये आपका वे नंबर 1 है, तरीका नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। अब देख लो जरा इसका दूसरा तरीका, आप देखो दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका देखो ध्यान से कैसे लगाओगे, तो जो मैंने आपको सक्सेसिव चेंज बताया था तो आप उससे भी कर सकते थे, आपको परसेंटेज चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना, परसेंटेज चेंज करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो लगाओगे। तो कैसे लगाएंगे मेरे भाई, सुनना ध्यान से। अब क्या होगा, ये आपका 20% बढ़ा है, ठीक है ना, तो आपका जो खर्च में चेंज आएगा, तो आपका जो खर्च बढ़ जाएगा, वो खर्च में आपका जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, खर्च में जो आपका परिवर्तन आएगा, यानी आपके जो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा वो कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये 20% बढ़ गया, सर हम इसको 20 बढ़ा देते हैं, है ना, ये आपकी कमी हो गई कितने की, 8/1/3 का मतलब होता है 25/3, कितना होता है 25/3। अब इन दोनों का अगर मैं प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 25 इंटू 20 कितना आएगा 500, और ये बटे में कितना 3 तो है ही है ना, और नीचे 100 तो आता ही था, तो नीचे 300 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये देखो 0 से 0 हो गया आपका कैंसिल आउट, तो आपके पास में कितना आएगा, यह जाएगा 20 माइनस, अब 25/3 और 5/3 का मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का सर 30/3 आएंगे, और 30/3 का मतलब ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस का 10। आप बोलोगे सर 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 10% आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। जो अगर आपको कहता है कि गलत है तो बोलना कि, है ना, तो उसको क्या बोलोगे तुम, उसको क्या ही बोलोगे तुम, छोड़ो, है ना, उस पर एक बार मुस्कुरा देना, चले जाना वहां से। चलो ये सवाल भी देखते हैं जरा, मेंस 2019 का ये भी सवाल है, ठीक है ना, मेंस 2019 का ये भी सवाल है। लिखा गया वशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया
उसका वेतन आपका 20% बढ़ गया, कितने का चेंज आएगा? एक काम करो भैया, तुरंत देखो आंसर कैसे निकलता है सर, दोनों को, दोनों बढ़ रहा है, जोड़ दो, कितना आ जाएगा सर? 35% आ जाएगा, और 15 इंटू 2 कितना होता है? 30, यानी 3 और जोड़ देना सर, आपका आंसर आ जाएगा 38%। ऐसे उत्तर करते हो, है ना, ऐसे उत्तर करना है आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। दिव्या ने बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ऐसे आपको उत्तर करना है सवाल में, आप भी करोगे। अभी तो परसेंटेज आपका स्टार्ट हुआ है ना, परसेंटेज तो आपका भी शुरू हुआ है, कह रहा है सर नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, वेयर इज कम्स फ्रॉम 22/3, 22/3 कहाँ है? कहाँ है 22/3? तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है भाई, कहाँ से आंसर कर रहे हो तुम? हाँ, डराया मत करो यार तुम, है ना। अब देखो होता क्या है आपका, समझ लेना। आप देखो यहां पर क्या है कि कार्य समय, मतलब तुम कितना टाइम काम करते हो, कितना टाइम काम करते हो और कितने घंटे काम करते हो, तो यानी कि एक दिन में आप कितना काम करते हो और उस दिन में कितने घंटे काम करते हो, वही टोटल आपकी सैलरी होती है ना। तो आपको निकालना है चेंज इन सैलरी, है ना। तो आपके जो सैलरी में चेंज आएगा, है ना, सैलरी कितनी बढ़ गई, तो सैलरी जो इंक्रीमेंट होगी वो कितनी होगी? आप बोलोगे सर 15% तुमको काम ज्यादा मिलने लग गया, और तुम कितने घंटे काम? सर 20 घंटे आप काम ज्यादा करने लग गए, ठीक है ना। और 15 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास में? आ जाएगा सर 300, और बटे में 100 तो आपका रहता ही रहता है, ठीक है ना सर। ये 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल आउट, 20 और 30 कितना? 35, और 3 कितना? 38%। सर आपका आंसर आ जाएगा 38%। बताओ कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको जितनी ये बातें बढ़ाई हैं, जितनी बातें मैंने बताई हैं अभी तक, ठीक है ना, ये आपको मैं सेव कर देता हूं, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, ठीक है। अभी मेंसुरेशन तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, मेंसुरेशन तो नहीं कर सकता मैं अभी, आपको मैं सिखाता हूं, इसको मैं बोल देता हूं बेसिक क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। टाइप 1 आपका है बीए, ठीक है ना, टाइप 1 आपके पास में है। चलो इसको क्या ही नाम दे, छोड़ो। क्लियर है? क्या आप सबको समझ में आ गया क्या? आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं सबको समझ में आ गई क्या? बच्चा अभी मैं 8 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, 8 से लगातार क्लास ले, और रात को यूट्यूब पे भी क्लास है, ठीक है ना। तो इतना आसान तो होता नहीं है जिंदगी, बहुत काम होता है, ठीक है। मेरा भी बहुत मन करता है कि आपको और पढ़ाऊं, लेकिन हम समय के मारे बिल्कुल पाबंद हैं, ठीक है। तो टाइम आ चुका है आपका अप, ठीक है ना, टाइम आपका हो चुका है अब हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास का यहीं पे समापन करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, ये पार्ट मैं आपका सेव कर देता हूं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। हाँ, आपने परसेंटेज की बॉट लगा दी, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है। तो ये आज आपको मैंने जितना पार्ट पढ़ाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चा, ठीक है ना, तो एक प्रैक्टिस बैच भी मैंने लॉन्च किया है, ठीक है ना, एक आपका प्रैक्टिस बैच भी आया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, जो अभी यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे, है ना, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस बैच भी बच्चा हमने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बैच में आप क्या कर पाओगे, ठीक है, जितने भी आपको चीजें पढ़ाई गई हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने आपका पूरा का पूरा पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है, जिन बच्चों ने थ्योरी पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ रखी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस वाले बैच में जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। ठीक है, चलो फिर, हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक कर। हाँ, नहीं, एक साथ तो नहीं करवा सकते ना अभी, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर। हाँ, बेसिक क्वेश्चन वाला करवा दूंगा मैं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।